नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। कोरोना के बढ़ते मामले के पीछे JN1 नहीं, जानिए कोविड से जुड़े अहम सवालों के जवाब। अमित शाह से कुश्ती की बात नहीं करूंगा, सन्यासी हुए ब्रिजभूषण का पहलवानों से तौबा। राजौरी पुंछ में फैल रहा आतंक का फन, इलाके में एक और ऑपरेशन सर्प विनाश की जरूरत। सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बीच चर्चा, मंत्री संजय निषाद के रिएक्शन पर लोगों ने लिए मजे। विवेक बिंद्रा की बड़ी मुश्किलें, पत्नी से मारपीट मामले में पुलिस ने मोटिवेशनल स्पीकर की शुरू की जांच। साल 2014 के बाद झेले सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले पाकिस्तान ने, निशाने पर रही सेना और पुलिस। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ये हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सरकार आंकड़े बता रहे हैं। देश में जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कोविड के नए वेरिएंट JN1 के केस मात्र 22 है। ऐसे में हम आपको सवालों के जवाब भी देंगे और इससे जुड़ी बात भी बताएंगे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3742 पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि का कारण यह नया वेरिएंट नहीं है, जैसा कि सिंगापुर जैसे देशों में देखा जा रहा है। पिछले नवंबर के आखिरी हफ्ते से अब तक JN1 के केवल 22 मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों का 1% से भी कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नया वेरिएंट कितना फैल सकता है और इसकी रफ्तार क्या होगी, इसके बारे में 2 हफ्ते से कुछ भी पता नहीं चल सका है। ऐसे में आपके मन में भी ये नए वायरस से जुड़े सवाल होंगे, जिनके जवाब आपको बताते हैं। पहला सवाल ये कि क्या भारत में बढ़ते केसों की संख्या में चिंता होनी चाहिए? हालांकि केसों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, मगर विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या, बीमारी की गंभीरता या मृत्यु का दर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। दूसरा सवाल है कि क्या नया वेरिएंट पहले के वेरिएंट से अलग है? लक्षण कैसे है? JN1 के लक्षण ओमिक्रॉन वेरिएंट से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे बुखार, नाक बहना और गले में खराश। इसमें कुछ खास मामलों में पेट से जुड़ी तकलीफ जैसे कि दस्त और बदन दर्द भी हो सकता है। तीसरा सवाल है कि क्या नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन की एक और खुराक लगवाना जरूरी है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक की जरूरत नहीं है। भारत में ज्यादातर लोगों को अब तक कम से कम 2 या 3 बार संक्रमण हो चुका है और अधिकांश लोगों को कम से कम 2 खुराक वैक्सीन भी लग चुकी है। इसमें लोगों में संक्रमण से लड़ने की अच्छी क्षमता बन चुकी है, इसलिए पहली और दूसरी लहर में देखे गए निमोनिया जैसे गंभीर लक्षणों की संभावना कम है। हालांकि जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उनके लिए बूस्टर खुराक समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में मदद कर सकती है। अगला सवाल है कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हालांकि नया वेरिएंट मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी पहले की तरह मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और हाथ साफ रखने जैसी बुनियादी सुरक्षा उपायों पर जोर देते हैं। ये सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम संक्रमण के जोखिम को कम करने में बहुत मददगार है। अगला सवाल है कि कौन सी वैक्सीन JN1 के लिए उपयुक्त है? JN1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही वंशज है, इसलिए जो वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी है वह JN1 के खिलाफ भी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। भारत में जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की बनाई गई mRNA आधारित ओमिक्रॉन विशिष्ट वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। यह इस नए वेरिएंट के खिलाफ भी उम्दा काम करती है। सरकार के एक फैसले से पहलवानी के रिंग में मात खाए ब्रिजभूषण शरण सिंह सन्यासी हो चुके हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि अब उनका कुश्ती की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या वो अमित शाह से मिल रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा, अगर मिले तो भी कुश्ती की बात नहीं होगी। मैंने पूरी तरह से संन्यास ले लिया है कुश्ती की राजनीति से, ये कहना है बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का।
कुश्ती संघ के चुनाव में अपने भरोसेमंद संजय सिंह की जीत के बाद सरकार की तरफ से संघ को भंग कर दिए जाने की घटना ने क्या बृजभूषण को सच में सन्यासी बना दिया? यह सवाल इसलिए बहुत गंभीर इसलिए भी है क्योंकि मीडिया के सामने वो बार बार जोर देते हुए यही बता रहे हैं कि अब उनका कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो अब कुश्ती की बात तक नहीं करना चाहते। अमित शाह से मिलना हुआ तो भी नहीं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा, अमित शाह जी हमारी पार्टी के नेता है, अगर हम मिलेंगे तो भी कुश्ती की बात नहीं करेंगे। सवाल है कि क्या अमित शाह ने बृजभूषण शरण सिंह को मिलने को बुलाया है? इस पर कैंसरगंज के सांसद ने कहा है कि उन्हें अभी अमित शाह की तरफ से बुलावा नहीं आया है और न वो अपनी तरफ से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मुलाकात हुई तब भी कुश्ती पर कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब पूरा जोर इस बात पर है कि कुश्ती से अब इनका कोई लेना देना नहीं रहा। ध्यान रहे कि कुश्ती संघ के विघटन के आदेश के बाद बृजभूषण की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। बृजभूषण शरण सिंह की अपने संसदीय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में काफी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। इन्हें उन्हीं इलाकों के धाकड़ नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। लेकिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते हुए वो विवादों में घिरे और उन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण तक का आरोप लगा। मामले अभी भी अदालत में हैं। इस बीच कुश्ती संघ का चुनाव हुआ तो संजय सिंह ने अध्यक्ष पद पर एक तरफा जीत हासिल कर ली। तभी ओलंपिक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वही पूरे प्रकरण में साथ रहे बजरंग पूनिया ने अपना पद्म अवार्ड सरकार को लौटा दिया। अब कुश्ती संघ पर हुई कार्रवाई के बाद साक्षी मलिक ने सरकार की सराहना की है। दूसरी तरफ बृजभूषण कुश्ती से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहने पर बार बार जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में साल भर में 3 बार आतंकी सेना पर हमला कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब रणनीति बदलने की जरूरत है। इलाके में एक और ऑपरेशन सर्पविनाश की जरूरत है। राजौरी पुंछ के इलाके में इस साल के आतंकी भारतीय सेना पर 3 बार घात लगाकर हमला कर चुके हैं। 21 दिसंबर को हुए हमले में सेना ने 4 सैनिकों को खोया। इस साल इससे पहले आतंकी पुंछ और राजौरी एरिया में 2 बार घात लगाकर हमला कर चुके हैं, जिसमें 10 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। अक्टूबर 2021 में यही के जंगल वाले इलाके में 2 अलग अलग आतंकी हमले में 9 सैनिक को वीर गति प्राप्त हुई। 20 साल से इस इलाके को लगभग शांत माना जा रहा था, लेकिन लगातार हो रहे हमले से अब जानकारों का कहना है कि सेना को अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है। भारतीय सेना के डीजी इन्फैंट्री के पद पर से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि कहीं न कहीं तो रणनीति में कुछ कमी है। रणनीति में बदलाव की जरूरत है। इस सोच से भी निकलने की जरूरत है कि 20 साल से कुछ नहीं हुआ और यहाँ के सारे लोग हमारे साथ है। जिस तरह से घात लगाकर हमले हो रहे हैं, इससे साफ पता है कि स्थानीय लोगों से भी आतंकियों को मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटी भी जरूर है और उन्हें हथियार भी दिए जाने चाहिए, जिससे वह अपनी रक्षा भी कर सके और अगर कोई हरकत देखकर हवा में भी गोली चलाए तो उस आवाज से आर्मी की पोस्ट पर लोग सतर्क हो जाएंगे। सेना के कई रिटायर अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि लोगों का दिल जीतना जरूरी है, साथ ही शक करना भी नहीं छोड़ना है। आतंकियों को पहुंचने वाली मदद पर भी नजर रखनी जरूरी है। साथ ही यहाँ सैनिकों की संख्या भी बढ़ानी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी कहते हैं कि जिस तरह से हिल काका में ऑपरेशन सर्प विनाश किया था, यहाँ से आतंकियों के सफाई के लिए वैसे ही ऑपरेशन की जरूरत आन पड़ी है। हालांकि यह इलाका हिल काका से अलग भी है। यहाँ ज्यादा घने जंगल है, गुफाएं है। राजौरी के सूरनकोट के पास पीर पंजाल की पहाड़ियों में हिल काका का इलाका साल 2000 के आसपास आतंकियों का गढ़ बन गया था। हिल काका में गुज्जर बकरवाल रहते थे। हिल काका में आतंकियों का कहर इस कदर हो गया था कि वहां रहना भी मुश्किल हो गया था। वे जबरन लड़कों को उठाकर ले जाते थे। उनसे तंग आकर कई लोग बाहर चले गए। वहां पर 600 से 700 आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप था। सेना ने यहाँ स्थानीय लड़कों को आतंकियों के खिलाफ ट्रेन किया।
फिर 17 अप्रैल 2003 को ऑपरेशन सर्प विनाश लॉन्च किया। आवाम और आर्मी ने मिलकर 83 आतंकी मारे और बाकी आतंकवादी पाकिस्तान भाग गए। यहाँ आवाम और आर्मी की जुगलबंदी सफल हुई। तब गांव-गांव में विलेज डिफेंस कमेटी भी बनाई गई। घात लगाकर हमला करने में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज। घात लगाने से पहले आतंकियों ने कई बार सेना के मूवमेंट के पैटर्न को देखा होगा। जानकार लगातार कह रहे हैं कि विमेन इंटेलिजेंस को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि आतंकियों के मूवमेंट और प्लानिंग की जानकारी मिले। साथ ही गाड़ी की मूवमेंट को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का पालन सही से हुआ या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि SOP किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर सभी SOP फॉलो की गई तो कैसे आतंकियों ने हमला कर दिया और एक भी आतंकी नहीं मरा। उन्होंने कहा कि हमेशा इतनी सतर्कता की जरूरत है कि जो मारने आए वही मारा जाए। जम्मू में अखनूर सेक्टर में लॉक के पास रविवार को सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान ड्रोन से गिराए गए हथियारों और नकदी के 2 पैकेट जब्त किए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि विस्फोटक गतिविधियों के लिए पैकेट पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए। इन्हें सुबह करीब 8 बजे खौर क्षेत्र के चन्नी दीवारों गांव में एक खुले मैदान में पड़ा देखा गया और पुलिस ने तुरंत एक संयुक्त अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ते की मदद से पैकेट खोले गए जिनके हथियार और नकदी बरामद हो गई। बरामदगी में 9 mm की इटली में बनी हुई एक पिस्तौल, 3 मैगजीन, 30 कारतूस, 3 IED, 3 ID बैटरी, एक हथगोला और 35,000 रुपए नगद शामिल थे। यह बरामदगी सेना के जवानों द्वारा अखनूर सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराए जाने के एक दिन बाद हुई थी। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए आतंकी को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बम निरोधक दस्ते ने रविवार को सांबा जिले में एक मोटार को डीएक्टिवेट कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों को राजपुरा इलाके में सीमावर्ती गांव रीगल के एक खेत में मोटार शेल पड़ा हुआ मिला। सूचना पर कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और मोटार शेल बरामद किया। उन्होंने बताया कि विस्फोटक हथियार को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनकी जयंती पर कई स्थानों पर देश भर में कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इस क्रम में लखनऊ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एक सोफे पर बैठे नजर आए और क्या कुछ है अलग आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती लखनऊ में भी बड़े स्तर पर मनाई जा रही है। सरकार के स्तर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे। अटल जी की जयंती को लेकर आयोजित कार्यक्रम में एक सोफे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो नजर आए। कार्यक्रम के दौरान एक समय सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच किसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा चल रही थी। दोनों लगातार बात कर रहे थे। इसी दौरान मंच पर मौजूद एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया। दरअसल संजय निषाद सीएम योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी के बीच चल रही चर्चा को सुनने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो आया, देखते ही देखते वायरल हो गया। लोगों ने इस पर मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि एनडीए के सहयोगी दल के नेता भाजपा के सिर्फ 2 नेताओं के बीच हो रही चर्चा को डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में मजेदार रिएक्शन आए हैं। लोगों ने इस पर खूब मजे लिए हैं। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि डॉक्टर निषाद इस चर्चा को डिकोड कर पाए या नहीं। सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि जिन मूल्यों के लिए अटल जी ने जिया था उसमें प्रभु राम का भव्य मंदिर भी शामिल है। 25 दिसंबर 1924 को अटल जी का जन्म हुआ था। अगले वर्ष उनका शताब्दी वर्ष भी है। अगले वर्ष हमें भव्य समारोह देखने को मिलेगा। अटल जी ने कहा था कि मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगाओ।
सीएम योगी ने कहा कि अटल जी के भीतर की संवेदना को इस वक्तव्य में समझा जा रहा है। उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। यह हमारा गौरव है कि उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा के तमाम शीर्ष नेता मौजूद रहे। इंटरनेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पत्नी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। पत्नी यानिका से मारपीट के केस में विवेक बिंद्रा आरोपी बनाए गए हैं। यानिका के भाई वैभव ने विवेक के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पत्नी से मारपीट के मामले में पुलिस ने उनके सोसाइटी पहुंचकर 17 दिन पुरानी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस वहां मौजूद गार्डों से भी बातचीत की जा रही है। दरअसल विवेक बिंद्रा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसमें सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ वे उलझते हुए दिख रहे थे। विवेक बिंद्रा नोएडा के सेक्टर 94 सुपरनोवा सोसाइटी में रहते हैं। सीसीटीवी की छानबीन के बाद पुलिस का दावा है कि काफी अहम सबूत मिले हैं। इससे धाराओं में इजाफा किया जा सकता है। वहीं दोपहर बाद सोमवार को विवेक की पत्नी यानिका के परिजन डीसीपी से मिलेंगे। पुलिस जांच के लिए विवेक बिंद्रा के आवास भी गई है, लेकिन वहां मौजूद वो नहीं है। विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका के भाई वैभव ने सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज कराया था। दर्ज कराए गए एफआईआर में कहा गया है कि 7 दिसंबर की तड़के करीब 3 बजे विवेक बिंद्रा अपनी मां प्रभा से बहस कर रहे थे। इस बात को लेकर जब उनकी पत्नी यानिका ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो विवेक ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद विवेक ने गाली गलौज करते हुए यानिका को बुरी तरह से पीटा। इस केस में एफआईआर 14 दिसंबर को दर्ज हुई। यानिका के वकील वासु ने बताया कि यानिका पहले से तो स्टेबल है, लेकिन हालत ठीक नहीं है। इस मामले में नोएडा पुलिस को विवेक की पत्नी यानिका की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। पुलिस अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच को तेज करेगी। पुलिस जांच के बाद एफआईआर में लिखी गई धाराओं में भी इजाफा कर सकती है। यानिका का परिवार अपने वकील के साथ सोमवार को डीसीपी नोएडा से मिलेगा और अपना पक्ष रखेगा। पाकिस्तान में 2019 में 3 आत्मघाती हमले हुए थे। 2020 और 21 में इस तरह के 4 हमले हुए। इसके बाद साल 2022 में इस तरह के हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 2023 में इस तरह के हमलों की संख्या और ज्यादा बढ़ी हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर हमले का लक्ष्य सुरक्षा बल थे। हमलों में मरने वालों और घायलों में आधी सेना और पुलिस के जवान शामिल है। पाकिस्तान के लिए सुरक्षा के लिहाज से मौजूदा साल काफी खराब साबित हुआ है। पाकिस्तान में इस साल 2014 के बाद से सबसे अधिक आत्मघाती हमले हुए। इन आत्मघाती हमलों में आधे से ज्यादा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए। पाकिस्तान की सेना और पुलिस लगातार हमलावरों के निशाने पर ही रही। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट यानी PICSS ने 2023 में आत्मघाती हमले के संबंध के आंकड़े जारी किए। आंकड़े जारी करते हुए PICSS ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि देश में बहुत तेजी से आत्मघाती हमलों में वृद्धि हुई है, जो 2014 के बाद से सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए सुरक्षा के लिहाज से मौजूदा साल काफी खराब साबित हुआ। पाकिस्तान में इस साल 2014 के बाद सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले हुए। एक रिपोर्ट्स की माने तो PICSS के आंकड़े कहते हैं कि 2023 में पाकिस्तान में 29 खुदकुशी हमले हुए। 329 लोगों की जान चली गई, जो पिछले साल से 90% अधिक है। वही इस साल 582 लोग इस तरह के हमलों में घायल हो गए। इन हमलों में 48% मौतें और 58% घायल सुरक्षा बलों के लोग हुए। साल 2013 के बाद पाकिस्तान में खुदकुशी हमलों से मौतों का ये सबसे अधिक आंकड़ा है। साल 2013 में 47 आत्मघाती बम विस्फोट में 683 लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान में बीते साल यानी 2022 की तुलना में इस साल आत्मघाती हमलों की संख्या में 93% की वृद्धि हुई है। हमलों में मौतों में संख्या में 226% की वृद्धि हुई और घायल व्यक्तियों की संख्या में 101% की चिंताजनक वृद्धि हुई। इस तरह के सबसे ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के हमलों की 23 घटनाएं रिपोर्ट की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 254 मौतें हुई और 512 लोग घायल हुए। हमले खैबर पख्तूनख्वा के भीतर नए विलय
वाले जिलों या पूर्ववर्ती संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों में 13 आत्मघाती हमलों हुए, जिनमें 85 मौतें हुई, 206 लोग घायल हुए। बलूचिस्तान को 5 हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें 67 मौतें हुई, 52 लोग घायल हुए, जबकि सिंध में एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 8 मौतें हुई और 18 लोग घायल हुए। पाकिस्तान में 2014 के बाद आत्मघाती हमलों की संख्या में कमी आ रही थी। 2019 तक ये संख्या काफी नीचे आ गई थी, लेकिन 2022 के बाद इस साल इन हमलों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी है, लेकिन मेडिकल एडवांसमेंट के बाद अब कई तरह की सर्जरी कुछ ही घंटों में होती जा रही है, इसलिए 24 घंटे एडमिट रहने की शर्त पर सवाल उठने लगे हैं। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल क्लेम का भुगतान करने से इनकार कर देती है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में हुई तरक्की के बाद अब सर्जरी या इलाज कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। फिर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 24 घंटे भर्ती रहना जरूरी है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का कहना है कि वह इस बारे में इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS से बात करेगा। नेशनल कंज्यूमर कमीशन के चीफ ने रविवार को यह मुद्दा उठाया। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में नेशनल NCDRC के चेयरमैन जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद शाही ने कहा कि अगर कोई मरीज कम से कम 24 घंटे के लिए एडमिट नहीं होता है तो इसका मेडिक्लेम स्वीकार नहीं किया जाता। मेडिकल क्लेम और मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ जिला फोरम ने 23.5 घंटे में क्लेम देने का ऑर्डर दिया है। उनका तर्क है कि अब कई तरह की सर्जरी में 24 घंटे से भी कम का समय लगता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। जस्टिस शाही ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के मामले में पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिश्नर्स के ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। अगस्त में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के एक ऐसा ही फैसला दिया था। इंश्योरेंस कंपनी ने 24 घंटे से कम भर्ती रहने वाले पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। इस पर कमीशन के कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार करार दिया था। NCDRC के चीफ ने कहा कि शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है, लेकिन कमीशन को अपने आदेश लागू करवाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें आदेश लागू करने वाले के लिए सिविल कोड की तरह शक्तियां मिली है, लेकिन इसके लिए हमारे पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इस बारे में कोई स्टैंडर्डाइज स्कीम निकाली जाती है तो इससे कंज्यूमर जस्टिस को बल मिलेगा। इस बीच यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार ने TOI से कहा कि उपभोक्ताओं के हित में हम यह मुद्दा IRDA और DFS के सामने उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसेस को आसान बनाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर के साथ बात की थी। हमारा फोकस समाधान खोजने और विवादों को कम करने पर है। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने जिला और राज्य स्तर पर कंज्यूमर कमीशंस के प्रयासों की सराहना की। इस साल उन्होंने 1.77 लाख शिकायतों का निपटारा किया, जबकि 1.61 लाख नए केस दाखिल हुए। इसी तरह NCDRC ने इस साल 200% मामलों का निपटारा किया। क्रिसमस का इतिहास ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन को ईसा क्रिसमस भी कहा जाता है। वैसे तो क्रिसमस ईसाई धर्म का त्योहार है, लेकिन सभी धर्म और संस्कृति के लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन आखिरी 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, ये आपको बताते हैं। क्रिसमस का इतिहास ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है, जो बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में लिखा है। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन क्रिसमस मनाया जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार और रिलीजियस फॉलोअर्स का यह मानना है कि ईसा का जन्म सच्चाई अगर मानी जाए तो इस दिन नहीं हुआ था और यह सिर्फ सिंबॉलिक जन्मदिन है।
बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्म मरियम के घर हुआ था। ऐसी मान्यता है कि मरियम को एक सपना आया था जिसमें उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट मास से निकला हुआ है। इससे पहली बार ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 336 में मनाया गया था। इसके बाद पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को ऑफिशियल जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया। 25 दिसंबर से दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन को सूर्य का पुनर्जन्म माना जाता है और यही कारण है कि यूरोपीय लोग 25 दिसंबर को सूर्य के उत्तरायण के मौके पर त्योहार मनाते हैं। इस दिन को बड़े दिन के रूप में भी जाना जाता है। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी इसे प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में चुना है और इसे क्रिसमस कहा जाने लगा। इससे पहले ईस्टर ईसाई समुदाय का मुख्य त्योहार था। यूपी पुलिस की भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार फाइनली खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होगी और उम्मीदवारों को 28 जनवरी 2024 तक का समय दिया जाएगा। यूपी पुलिस की भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार फाइनली खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है। जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर दे। आवेदन 27 दिसंबर से शुरू होगी। वही उम्मीदवारों को 18 जनवरी 2024 तक का समय दिया जाएगा। इस लेख में वैकेंसी की डिटेल दी गई है। आपको बताएं, अगर कुल पद की बात तो 60,244 पद है। यूपी पुलिस की इस भर्ती के लिए 60,244 पदों को भरा जाएगा। साथ ही जरूरत के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है। तारीख की बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होगी। वही उम्मीदवारों को 18 जनवरी 2024 तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर पाएगा। योग्यता की बात करते हैं तो यूपी पुलिस ने 60,000 प्लस अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली है। उसके लिए योग्यता की डिटेल भी अलग अलग दी गई है। 10वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के युवाओं को मौका मिल सकता है। आवेदन करने से पहले एक बार योग्यता की डिटेल आपको चेक करनी होगी। उम्र सीमा की अगर बात करें तो जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है उनकी उम्र 18 साल से 22 साल की होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त फीस भी भरनी होगी, जो कि 400 रुपए तय की गई है। इस बात का खास ध्यान रखें कि बिना एप्लीकेशन फीस फॉर्म जमा नहीं हो सकता। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस भर्ती के लिए चयनित होने के लिए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा से होकर गुजरना होगा। आपको जानकारी दे दें कि लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। जो उम्मीदवार सफल होगा उसे ही यूपी पुलिस में भर्ती दी जाएगी। गुरमान मान के नए गाने कॉन्वो पर बवाल मच रहा है। लुधियाना में हिंदू संगठन जहां इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है, वहीं पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज कार्रवाई की मांग की रही है। पंजाबी सिंगर गुरमान मान के नए गाने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर पंजाब में जहां सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं गुरमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। रविवार को लुधियाना में सिंगर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, एक युवक ने यहाँ तक कहा कि यदि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह आत्मदाह कर लेगा। गुरमान का यह गाना 9 दिन पहले रिलीज हुआ था। सिंगर पर आरोप है कि उन्होंने गाने में भगवान शनिदेव जी के बारे में अपशब्द बोले हैं। पंजाब में हिंदू संगठनों ने सिंगर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। गुरमान अपने गाने में अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि शादी के लिए कुंडली मिलाने की चिंता मत करो, क्योंकि शनि को वो अपने नीचे रखते हैं। गाने की इसी लाइन पर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का है। शनिवार के बाद रविवार को भी लुधियाना में इसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है। श्री हिंदू तख्त के सदस्य मनीष धमकी भरे अंदाज में यहाँ तक कहा है उन्होंने कि यदि पुलिस सिंगर पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वह आत्मदाह कर लेंगे।
इस दौरान तक के उप प्रचारक ऋषभ कनोजिया भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वह पिछले 9 दिनों से लगातार सिंगर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तमाम प्रदर्शन और विरोध के बावजूद अभी तक मामले में सिंगर को बुलाकर पूछताछ भी नहीं की है। कनोजिया ने आगे कहा कि ये सब गुरमन ने सस्ती शोहरत बटोरने के लिए किया है, लेकिन शनिदेव के बारे में अपशब्द बोलकर उन्होंने हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दूसरी ओर इस पूरे मामले में लुधियाना के एसीपी सुखनाथ सिंह ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन यदि ये लोग कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में अगली कार्रवाई शुरुआती जांच के बाद ही तय की जाएगी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़ के साथ।